Hello students, this is your third chapter मैट्रिक्स एंड इसमें 3.4 के कुछ एग्जांपल्स हम कर चुके हैं और अभी उसमें एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। उसकी एक या दो एक ही सम हम इसमें करेंगे, बट उसको दो मेथड से करेंगे। इसमें आपने इससे पहले देखा कि कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करके हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से इन्वर्स फाइंड करना आप इसकी एक एग्जांपल देख चुके थे। अब मैं एक्सरसाइज में से आपको एक सम उसको दो मेथड से करवाऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे ये 17th इसका सम है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो इसका इन्वर्स हम दो मेथड से फाइंड आउट करेंगे। इसको मैंने पहले करके रखा हुआ है। ये आपकी मैट्रिक्स है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। आप इसको किसके इक्वल लिखते हैं? इसमें आइडेंटिटी इनटू ए के इक्वल लिखते हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस पर ऑपरेशंस लगाना। तो ये जो हमारा फर्स्ट मेथड है, ये इस टाइप से डिज़ाइन किए गए ऑपरेशंस हैं कि आपको इसमें फ्रैक्शंस क्रिएट, कम से कम फ्रैक्शन क्रिएट होंगी, लेकिन इनका कोई पैटर्न नहीं होता। तो इस वजह से इनमें कन्फ्यूजन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि मीन्स देखते मीन्स के सॉल्व करना इसको थोड़ा ईजी है क्योंकि फ्रैक्शन बहुत कम है, लेकिन कन्फ्यूजन इस वजह से हो जाती है कि ऑपरेशन कहाँ पे कौन सा लगाना है और किस रो को यूज़ करना है। जबकि जो मेथड मैंने पहले करवाया था या इस सम को जो जिस दूसरे मेथड से मैं करवाऊंगा उसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं होगी। उसमें फिक्स स्टेप होते हैं कि आप यही फिक्स स्टेप लगाओगे और उससे आपका सम डेफिनेटली एक डेफिनेट टाइम के अंदर हो जाएगा। डेफिनेट नंबर ऑफ आपके ऑपरेशंस लगेंगे। तो इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि एक एंगल से ये आसान है तो दूसरे एंगल से थोड़ा सा ही मुश्किल भी है। तो इस पर हम जैसे फर्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं, वैसे तो हम देखो इस रो को 2 से डिवाइड करके भी यहाँ 1 बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन काम होता है पहले यहाँ 1 बनाना और बाद में इन दोनों को 0, फिर अगले स्टेप में इसको 1 बनाना, फिर इन दोनों को 0, फिर यहाँ 1 बनाना और फिर इन दोनों को 0। तो हम इस स्टेप वाइज इस चीज़ को हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो 2 को 1 बनाने का यहाँ मुझे एक मेथड और लग रहा है कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दूँ तो भी ये 1 बन जाएगा, क्योंकि 3 × 2 6 - 5 1 होता है। तो मैं सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करता हूँ। तो R1 इज चेंज्ड बाय 3 टाइम R1 माइनस R2। तो इनको करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि थोड़ा इसको रफ में कर लिया करो, इससे कन्फ्यूजन नहीं होती। जैसे 3 टाइम R1 मैं यहाँ लिखूँगा 3 × 2 6, 3 × 0 0, 3 × -1 -3 एंड देन माइनस R2, यानी कि इसको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो इनको सॉल्व करके 1 - 1 -3 आ गया। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? इन प्लेस ऑफ फर्स्ट रो। तो 1 - 1 -3। तो सिर्फ एक ही रो में चेंज किया है हमने, बाकी की दो रो जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी 5 1 0 0 1 3। तो सेम ऑपरेशन जैसे हमने इसके ऊपर भी इंप्लीमेंट करना होता है। तो 3 टाइम R1 यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये रो आ गई। इसमें R2 माइनस, यानी कि 0 भी नेगेटिव, 1 भी नेगेटिव, 0 भी नेगेटिव। तो 3 + 0 3, 0 - 1 -1 0 0 0। तो इससे आपकी ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, इसके बाद हमें यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना होता है, और इनमें से एक 0 ऑलरेडी है तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको 0 बना लो, और इसकी 0 बनाने के लिए आपको भी पता है क्या करोगे, आप इसमें से इसका 5 टाइम माइनस कर देंगे, यानी कि R2 इज़ चेंज्ड बाय R2 - 5 टाइम R1। तो इसको ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये क्या आ जाएगा 1 0 0 यहाँ क्रिएट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में। बाकी जो भी अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, जैसे ये मेथड बता रखा है ये फॉलो करें आप। R2 को पहले लिखें और उसके बाद जो नंबर यहाँ है -5 को R1 से मल्टीप्लाई, यानी कि -5 × 1 -5 -5 × -1 +5 और -5 × -3 +15। तो इससे ये 0 6 15। तो ये रो आ गई। इसको हम किसके प्लेस पे? R2 के प्लेस पे लिख के बाकी की दो रो जो हैं वो सेम रखेंगे। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आपके पास जिस रो को चेंज करने का प्लान है उसको खाली रख के पहले अपनी वो दो रो फिक्स फिल कर लें जो एज इट इज़ आएंगी। उससे कन्फ्यूजन नहीं होती कि कई बार गलत जगह पे फिल हो जाता है। तो इसके बाद वही सेम ऑपरेशन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, ये आ जाएगा। अब फिर इसके बाद हमें कहाँ 1 बनाना होता है? यहाँ पे। अब इसका एक मेथड वही 6 से डिवाइड कर दो, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि इससे क्या होगा, फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं कोई दूसरा मेथड देखता हूँ कि किसी दूसरे मेथड से यहाँ 1 बन सकता है नहीं। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ पे 1 है नेगेटिव और यहाँ पे भी 1 है पॉजिटिव। तो या तो मैं क्या करूं, इस रो को -5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, या मैं क्या करूं, इस रो को -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं। तो दोनों सिचुएशन में यहाँ 6 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट मैं इस रो को चूज़ नहीं करूँगा फर्स्ट को। वाई?
क्योंकि अगर मैं फर्स्ट रो को चूज़ करता हूँ तो डेफिनेटली जब इस रो में से इसका 5 टाइम माइनस किया जाएगा, सॉरी प्लस किया जाएगा, तो 0 प्लस 5 टाइम 1, तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, 5 क्रिएट हो जाएगा। जबकि हमारी कोशिश यही रहती है कि जिस कॉलम का काम हमने ओवर कर लिया, जैसे ये फर्स्ट कॉलम का काम ओवर हो गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ दोनों 0, तो हम इस तरह से ऑपरेशंस लगाएंगे कि उनके अंदर कोई चेंज ना आए दोबारा। तो अगर फर्स्ट रो को हम यूज़ करते हैं इसको 1 बनाने के लिए, तो यहाँ चेंज आता है, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम R3 को यूज़ करेंगे। इसलिए R2 इज़ चेंज्ड बाय R2 माइनस 5 टाइम R3, यानी कि इसमें से इसका 5 टाइम माइनस करेंगे। तो ऊपर लिखा मैंने R2 को 0 6 15 और इसका 5 टाइम माइनस से मल्टीप्लाई करके -5 इंटू 0 0, -5 इंटू 1 -5 एंड -5 इंटू 3 -15। तो इनको सॉल्व करके ये रोज़ जो है वो क्रिएट होगी, 0 1 0 आ जाएगी इसकी जगह पे, और -15 6 -5 आ जाएगा इसकी जगह पे, क्योंकि सेम ऑपरेशन इस पर भी लगाना है हमें। तो करने के बाद हमारे पास इन मैट्रिक्स को हम लिख लेंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगी। तो इसके बाद फिर अब देखो यहाँ 1 हो गया हमारा, जो हमें करना था यहाँ 1 बन गया। अब हमें करना है यहाँ पे और यहाँ पे 0। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको ऐड करके 0 बनाया जा सकता है और इसमें से इसको माइनस करके बनाया जा सकता है, यानी कि R1 में R2 को ऐड करके और R3 में से R2 को माइनस करके। आपको पता ही है ये तो हम रो कौन सी यूज़ करते हैं दूसरे नंबर पे, जिसमें हमने अभी अभी 1 क्रिएट किया है। जैसे यहाँ पे 1 क्रिएट किया है तो इसी रो को यूज़ करके यहाँ और यहाँ 0 बनाया जाता है। तो दोनों बार देखो R2 मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो R1 प्लस R2, यानी कि हम R1 की जगह लिखेंगे इन दोनों को ऐड करके, 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0 और -3 प्लस 0 -3। बाकी सेकंड रो पे कोई इफेक्ट नहीं है तो ये सेम आ जाएगी। थर्ड पे फिर से R3 माइनस R2, यानी कि 0 -0 0, 1 -1 0, 3 -0 3, एंड सेम इसमें 0 -15 प्लस का 15, 0 -6 -6, 1 -5 प्लस का 6। तो इससे ये भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसके बाद इसमें आपको करना है यहाँ 1 क्रिएट करना है। तो डेफिनेटली यहाँ हमारे पास मान लो कोई और वे नहीं है, वैसे भी ये लास्ट है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। वैसे भी फ्रैक्शन नहीं क्रिएट हो रही ना 3 से डिवाइड करके, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 जीरोस हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे इस रो को 3 से डिवाइड करना, तो डेफिनेटली फर्स्ट 2 तो सेम आ जाएंगी और ये 3 से डिवाइड होके आएगी 0/3 0, 0/3 0, 3/3 1। एंड देन इसके बाद इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे सेम, 15/3 5, -6/3 -2 एंड 6/3 2। तो बाकी की 2 रो सेम आ जाएंगी। तो अब हमारा काम इसका 1 बनाने वाला काम ओवर हो गया। अब इन यहाँ दोनों जगह पे 0 क्रिएट करना है, जिनमें से कि एक 0 ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम इसको सिर्फ 0 बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रो को यानी कि इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि R1 में इसका 3 टाइम ऐड कर देंगे। तो ये ऑपरेशन दोनों पे लगाया, इस पे तो हो जाएगा काम जो करना था, आइडेंटिटी बनेगी, और इस पे लगाने के बाद ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट होके ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आप देख रहे हो इसका इन्वर्स है। तो आप आंसर चेक कर सकते हो, मैंने चेक किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये राइट आंसर है हमारा, सही है ये आंसर। तो इसके इन्वर्स जो है हमारा मैट्रिक्स का वो ये आ गया। अब मैं इसी सम को दूसरे मेथड से करूँगा। एक्चुअली मैं आपको इसके जो ये नोट्स हैं मेरे, मैं इनको आपको PDF में कन्वर्ट करके आपको सेंड कर दूंगा। आप वीडियो के बाद इनको यूज़ भी कर सकते हैं थोड़ा एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो अब इसको मैं दूसरे मेथड से करता हूँ। दूसरे मेथड में भी वही मैट्रिक्स मैंने सेम इसीलिए ली है ताकि आपको थोड़ा फील हो जाए कि मतलब 2 मेथड से भी इसको किया जा सकता है, आप जिस मर्जी तरीके से करो। अब जो ये मेथड मैं लगा रहा हूँ, दिस इज़ डेफिनाइट मेथड, मतलब नाम नहीं है मेरे, मतलब ये डेफिनाइट स्टेप्स में ये हो जाता है। इसमें मैं डिवीजन यूज़ करूँगा, उसमें मैंने कम से कम डिवीजन यूज़ किया बिल्कुल लास्ट पे जाके, लेकिन मैं इसमें नो प्रॉब्लम, ऐसी जहाँ पे डिवीजन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ करूँगा, चाहे फ्रैक्शन क्रिएट हो ना हो, उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने प्रोसेस से मतलब है, यहाँ 1 देन यहाँ 0 0, यहाँ 1 देन यहाँ 0 0, फिर यहाँ 1 फिर यहाँ 0 0, मुझे इस प्रोसेस से मतलब है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ 1 बनाना है। देखो 2 को डेफिनेटली डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो R1 इज चेंज्ड बाय R1 ओवर 2। तो 2/2 1, 0/2 0, -1/2 -1/2, ये फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ 2 से डिवाइड तो 1/2, बाकी 2 0 0 है, तो ये चेंज आ गया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमें यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है। तो यहाँ ऑलरेडी है 0, बस आपको सेकंड रो में 0 बनाना है। तो दैट मीन्स इसका 5 टाइम इसमें से माइनस करोगे, यानी कि R2 में से क्या माइनस करोगे, R1 का 5 टाइम। तो ये फॉलो करना ना भूलें, इससे आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। पहले अपनी रो लिखें R2 5 1 0 और फिर इसका -5 टाइम, -5
-5 × 0 0 -5/2 पॉजिटिव 5/2 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। तो 5 - 5 ये 0 आ जाएगा, 1 + 0 1, 0 + 5/2 5/2, बाकी दो रो सेम क्योंकि एक पे ही ऑपरेशन है हमारा सेकंड पे। सेम ऑपरेशन यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी मैट्रिक्स। तो इसके बाद यहाँ पे 1 क्रिएट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये पहले 1 क्रिएट हो चुका है यहाँ 0 होती। तो ये 1 क्रिएटेड है तो हम जस्ट इनको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, और 0 भी उनमें से एक पहले ही बना हुआ है, तो इसको 0 बनाना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, R3 में से R2 माइनस, तो दिस माइनस दिस 0, 1 - 1 0, 3 - 5/2 हाफ। तो इसी तरह इसमें से 0 - -5/2 प्लस का 5/2, 0 - 1 -1, 1 - 0 1। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बनाना है, 1। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑलरेडी 1/2 है। तो R3 इज चेंज्ड बाय 2 टाइम R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 ये 1, बाकी दो सेम। इसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 -2 -2 और पॉजिटिव 2 सॉरी, ठीक है। तो अब हमारा काम है यहाँ और यहाँ 0 क्रिएट करना। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन जो आप यूज़ करोगे तो क्या होगा वो इसका हाफ टाइम इसमें ऐड करेंगे फर्स्ट में, और इसका 5/2 टाइम इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि R1 में हाफ ऑफ R3 ऐड करेंगे, R2 में से 5/2 टाइम माइनस करेंगे R3 का, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये तो हो जाएगा अपना कंप्लीट, 0 1 1 आइडेंटिटी बन जाएगी। और इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप ये मैंने रफ में किया भी हुआ है यहाँ पे ऑपरेशन अकॉर्डिंगली रोज लिख के, जैसे 1/2 0 0 लिखा, उसके नीचे आपको हाफ टाइम R3 यानी कि इसका हाफ टाइम लिखना है, तो 5/2 -1 1, तो इनको लिख के ऐड करके देखा हुआ है मैंने, 3 - 1 1, और ये सेम आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों मेथड से आपका जो आंसर है बिल्कुल सेम आता है। ये भी 3 - 1 1, -15 6 - 5 5 - 2 2, क्योंकि ये आना भी चाहिए क्योंकि इन्वर्स तो देखो एक ही होता है मैट्रिक्स का, और वैसे भी आपकी बुक में आंसर भी एक ही है, सीधी सी बात है। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आना जरूरी था, तो ये दोनों मेथड से सेम ही आ रहा है। तो मीन्स आप अपनी तरफ से कोई ऑपरेशन लगा सकते हो जिनसे कोई फ्रैक्शन वगैरह क्रिएट ना हो, ऐसा कर सकते हो अपना ओवरऑल, या फिर आप मेरे पैटर्न पे भी चल सकते हो, दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था इन्वर्स फाइंड करना, इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर ही दूँगा बाद में। इसके बाद हम बात करते हैं एक एक्सेप्शनल केस की, जैसे मैं पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी होती हैं जिनका इन्वर्स नहीं होता। तो ये एग्जांपल है आपकी 25, बड़ी छोटी एग्जांपल है इसलिए मैं यहीं पे डिस्कस कर लूँगा बुक में से। तो 25 में फाइंड P इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स गिवन P इज 10 -2 -5 1। तो इसमें जब इसने ऑपरेशन लगाने स्टार्ट किए, देखो R1 इज़ 1/10 टाइम, चलो जो भी इसने ऑपरेशन इसको फिट लगे, इसने ऑपरेशन लगाए। तो इसके बाद यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जहाँ आइडेंटिटी बनाना था, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी रो 0 बन जाएगी, तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक रो 0 क्रिएट हो गया। अब इसमें आइडेंटिटी बनने के कोई चांसेस नहीं है, ये आइडेंटिटी बन ही नहीं सकता इस साइड पे। उधर चाहे जो मर्जी बनता रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इधर आइडेंटिटी नहीं बनेगा जो कि हमें नेसेसरीली चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो हमें P मैट्रिक्स गिवन थी, दैट इज दिस, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसको ये कहेंगे इन्वर्स ऑफ P डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिख के छोड़ देंगे, P इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा आपका 3/3 ऑर्डर वाली में भी हो सकता है, ठीक है। आप जब करोगे तो इनमें से किसी में भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। तो आप इनको सॉल्व करके देखो, सबको वो आपने देख भी लिए होंगे आई थिंक सो, और कुछ जो रहते हैं आप उनको भी ट्राई करना, ठीक है। और ये हो गया अपना 3.4 का काम। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी मिसलेनियस। तो मिसलेनियस का जो फर्स्ट है, मिसलेनियस में फर्स्ट जो दिया गया है वो थोड़ा इस तरह से है, देखो A इज cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, देन प्रूव दैट A⁻n जो होगा वो क्या होगा, cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है, ये कहना क्या चाहता है, इसका A जो है दिस इज cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। अब ये कहना चाहता है कि प्रूव दैट A⁻n, वैसे मैट्रिक्स की पावर का मतलब क्या होता है, उसी मैट्रिक्स को उसके साथ उतने बार मल्टीप्लाई करना। जैसे A⁻2 का क्या मतलब होगा, A को A से मल्टीप्लाई करना, A³ का क्या मतलब होगा, A करना। तो इस तरह से सारा इसमें आएगा। तो A⁻n का जो ये प्रूव करने को बोल रहा है उसमें कह रहा है कि थीटा के साथ ही n आ जाएगा, जस्ट मतलब सिर्फ इतना सा इफेक्ट इस पर पड़ेगा।
आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए को 3 टाइम करोगे यानी कि ए क्यूब करोगे, तो यहाँ cos 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है n है। तो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि देखो ये सारा नेचुरल नंबर पे बेस्ड है, और जो नेचुरल नंबर पे बेस्ड होता है और कुछ फॉर्मूले की टाइप से हमें प्रूव करना होता है, तो आपको याद होगा +1 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। तो उस मैथमेटिकल इंडक्शन को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो हम 1-2 पावर तक तो सॉल्व करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ए की पावर 1 ठीक है, मैं होल्ड कर रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ये वो 2 के लिए भी दिखा सकते हैं, 3 के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन सभी n के लिए दिखाना है तो आपको क्या यूज़ करना होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इंडक्शन यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये ए हमें गिवन है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, हमें प्रूव करना है a⁴n इज इक्वल टू दिस थिंग। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप लेट करते हो, वैसे तो देखो 1 के लिए प्रूव करते हो, 1 के लिए ऑलरेडी ट्रू है, क्योंकि a⁴ अगर 1 की बात करें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाइड यहाँ है, तो 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो होल्ड करती है, ट्रू है। तो k के लिए उसको एज्यूम कर लेंगे, a⁴k किसके इक्वल होगा, अगर इसको एज्यूम कर लिया हमने तो इट विल बी इक्वल टू cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा एंड cos k थीटा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको यूज़ करके जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दिस इज़ a⁴k+1, और हम चाहते हैं कि थीटा के साथ k+1 आए मल्टीप्लाई में, इस तरह से, तो ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नाउ। a⁴k+1 इज इक्वल टू क्या होगा, डेफिनेटली हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं a⁴1 इंटू a⁴k, बिकॉज अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो a⁴1 की वैल्यू ये पड़ी, इसको फिल करेंगे, a⁴k की वैल्यू जो हमने लेट की है वो ये है, और इसको यहाँ फिल कर देंगे। तो इनको आगे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, cos थीटा इंटू cos k थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा साइन k थीटा, तो ये आ जाएगा। फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम, cos थीटा इंटू साइन k थीटा एंड साइन थीटा इंटू cos k थीटा, और बीच में प्लस का साइन। देन सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम, देन माइनस साइन थीटा इंटू cos k थीटा एंड देन cos थीटा इंटू माइनस साइन k थीटा। सिमिलरली लास्ट रो बाय लास्ट कॉलम करके इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इसको आगे हम थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b है। तो ये आपको याद होगा किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का फॉर्मूला है ये। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो इसमें a की जगह पे देखो थीटा आ रहा है और b की जगह पे k थीटा आप यूज़ कर सकते हो, देख रहे हो ना आप यहाँ पे। तो cos थीटा प्लस k थीटा हम इसे राइट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली cos थीटा साइन k थीटा प्लस साइन थीटा cos k थीटा, ये वही चीज़ है, देखो cos a साइन b प्लस साइन a cos b, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस b का। तो दैट मीन्स हम इसे राइट कर सकते हैं साइन थीटा प्लस k थीटा। तो इसी तरह जो ये है इसमें से माइनस कॉमन आप ले लो, तो माइनस कॉमन लेते ही अंदर क्या बनेगा, देखो साइन थीटा पॉजिटिव cos k थीटा, और ये भी माइनस से प्लस का हो जाएगा, और ये आपको देखने में फॉर्मूला लगेगा, देखो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, नेगेटिव तो सेम आ जाएगा यहाँ, इसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस k थीटा। सिमिलरली इसको आप अरेंज करके लिख दो, देखो इसमें पॉजिटिव टर्म जो है वो पीछे पड़ी थी उसको आगे लिख लो, और नेगेटिव टर्म को पीछे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा cos k थीटा माइनस साइन थीटा साइन k थीटा। तो इसमें से जब आप फॉर्मूले के साथ इसे कंपेयर करोगे, इट इज़ cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो दैट्स वाई इट विल बी इक्वल टू cos a प्लस b, तो दैट मीन्स थीटा प्लस k थीटा। तो आपके पास ये चारों टर्म जो है वो थीटा प्लस k थीटा कंटेन कर रही हैं। तो इसके बाद हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, थीटा कॉमन लेके, जब इनमें से थीटा आप कॉमन लोगे तो यहाँ थीटा की जगह बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा k, तो यानी 1 प्लस k बचेगा अंदर, 1 प्लस k लिखो या k प्लस 1 लिखो, वो एक ही बात है। इसी तरह यहाँ से भी थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ भी k प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे भी k प्लस 1 इंटू थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी k प्लस 1 इंटू थीटा हो जाएगा, यानी कि जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो हम लास्ट में क्या लिख के छोड़ देंगे, सो बाई पी एम आई a⁴n इज इक्वल टू cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसी टाइप के सम हमारी एक्सरसाइज में भी हैं, उनमें से मैं एक सम जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिव है वो मैं ट्राई कर लेता हूँ, बाकी के दो सम है वो आई थिंक सो आप कर लोगे, उनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। और उसमें फर्स्ट सम मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे।
फर्स्ट सम है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 0 1 1 0 0, तो आपको शो करना है ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए के इक्वल। तो यानी कि इसकी पावर n को ओपन करके जब देखेंगे तो ये बनना चाहिए, वैसे नहीं बनता। वैसे अगर आप इसको n की हेल्प से ओपन करो, दिस इज़ बाइनोमियल एंड ये बहुत लंबी एक्सपेंशन चली जाएगी जिसमें n स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो वैसे तो इसको ओपन करना मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की है कि इसकी पावर n करोगे तो वो एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ यहाँ तक ही ओपन होगी। तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आइडेंटिटी आपको पता ही है, आपकी तो ये आइडेंटिटी है 1001। इसमें भी पहले हम n को 1 लेके इसको ट्रू चेक करेंगे कि ये है या नहीं। तो n को 1 लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो LHS में यहाँ 1 आ जाएगा, तो AI प्लस बी ए बन जाएगा ये। तो सेकेंडली जब RHS में 1 पुट करोगे तो a रेज टू पावर 1 इंटू आई, n की जगह 1 इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा, इंटू बी इंटू ए सेम। तो a रेज टू पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो 1 इंटू 1 1 और ये b इंटू ए रह जाएगा जस्ट, और ये a की पावर 1 a होता है, तो a इंटू आइडेंटिटी। तो ये सेम आ गया देखो LHS और RHS, यानी कि n को 1 लेने पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसके बाद हम पहले की तरह k के लिए इसको लेट कर लेंगे। k के लिए लेट करोगे तो इसकी पावर जो k है वो किसके इक्वल होगी, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ k आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसको हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट को। अब इसे स्टार्ट करते हैं k प्लस 1 के लिए प्रूव करना। तो देखो डेफिनेट सी बात है, k प्लस 1 के लिए हमें क्या शो करना होगा कि यहाँ n की जगह k प्लस 1 बढ़ना चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 बढ़ना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर k प्लस 1 से। तो हम वही k प्लस 1 पावर है तो हम इसे ब्रेक डाउन करके 1 और k में राइट कर सकते हैं। अब इसे हम नॉर्मली जैसे फिल करते होते हैं वैल्यू, पावर k की वैल्यू जो है हमने लेट कर रखी है वो ये पड़ी, इसको यहाँ लिख लेंगे वैल्यू को, और जो ये वैल्यू इसे एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमारा काम है इसे मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बाय यूजिंग क्लासिकल अलजेब्रा, जैसे हम नॉर्मली करते होते हैं कि ये एक देखो बाइनोमियल एक टाइप से ना, 2 टर्म है इसमें, इसमें भी 2 टर्म है, दिस वन एंड दिस वन। इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, दिस इंटू दिस देन दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस देन दिस इंटू दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करना, ए आई इंटू दिस करोगे, देखो ये दोनों नंबर्स हैं। जब भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिसेस के साथ, कोई नंबर होता है तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, तो ए की पावर क्या आ जाएगी k प्लस 1। इसी तरह आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि आइडेंटिटी ही आएगी, आपको सबको पता है, क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू आइडेंटिटी अगेन। सो नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड टू दिस टर्म, यानी कि a इंटू दिस। अब इसमें a की 1 पावर है, यहाँ a की k प्लस 1 सॉरी k माइनस 1 पावर है, तो k एज इट इज़ आ जाएगा। a की पावर कितनी हो जाएगी, k, ठीक है। एंड देन आइडेंटिटी इंटू सॉरी बी भी है यहाँ पे, बी भी लिख लो, और फिर आइडेंटिटी इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और मैट्रिक्स के साथ। तो आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स ही आ जाती है, ये आपको पता है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो आइडेंटिटी इंटू ए विल बी इक्वल टू ए इटसेल्फ। अब इसका काम ओवर है, इसे स्टार्ट करते हैं बी इंटू ए को। तो बी इंटू ए को इससे करोगे तो वही बी इंटू ए की पावर के, ये तो क्या हो जाएगा प्लस ए की पावर के इंटू बी, आप राइट कर लो इसको जैसे मर्जी कर लो, नंबर को नंबर से किया, आई को आइडेंटिटी से, तो वही क्या आ जाएगा साथ में मल्टीप्लाई में ए आ जाएगा। अब इसको इससे करना है, इसको इससे करोगे तो नंबर तो ये आ ही जाएगा, देखो आपका के और ए की पावर भी k माइनस 1 और b की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ a 2 बार है, देखो a इधर भी है, a यहाँ पे भी है, तो a की पावर क्या हो जाएगी 2। अब यही मेन टर्म है, हमें इसमें a स्क्वायर क्रिएट हो गया। अब a जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या है 0 1 0 0, तो a स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, पहले क्या आएगी 0 1 0 0। ए स्क्वायर की वैल्यू जब हम चेक करेंगे तो क्या आएगी, देखो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 0 अगेन 0, तो ये भी 0 आ गई। दिस रो बाय दिस कॉलम, ये तो हाई जाएगा, देखो 0 ही है सारी। दिस रो बाय दिस कॉलम ये भी 0 ही आएगा क्योंकि दोनों ही 0 हैं। तो आप क्या देख रहे हो, ए स्क्वायर क्या आ रहा है 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो डेफिनेटली जो आपकी ये टर्म है, ये सारी सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये जो सारी टर्म है ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो अब हम इसकी जगह पे ये 3 टर्म जो बच गई वो राइट कर लेंगे। ये है आपकी a रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी,
और बाकी ये 2 टर्म है। अब इन दोनों टर्मों में से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या क्या? ए की पावर के दोनों में है, बी दोनों में है, और ए मैट्रिक्स भी दोनों में है। तो इसको आप यहाँ लिखो, ए रेज टू पावर के इंटू बी इंटू ए मैट्रिक्स। तो बचेगा क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, सारा जस्ट के बचता है यहाँ पे। तो प्लस यहाँ सारी की सारी टर्म जो है वो बाहर लिखी पड़ी है, आप देख रहे हो यहाँ 1 बचेगा। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हो, इसके साथ कंपेयर करो इसे। आपने पावर n+1 किया तो आप क्या देख रहे हो? यहाँ देखो, a की पावर n की जगह क्या आना चाहिए था? k+1, वो आ गया। इसके बाद यहाँ n की जगह k+1 चाहिए था, वो भी आ गया। यहाँ n की जगह k+1 लिखोगे तो -1 भी है साथ में, तो डेफिनेटली k बनना चाहिए था और वो भी बन गया। तो दैट मीन्स आपका जो k+1 के लिए ट्रू करके दिखाने वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हो? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आप ये जो स्टेटमेंट है आपकी, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आप ये लिख सकते हो, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो दिस इज ओवर। तो ये था मैथमेटिकल इंडक्शन वाले समय इसके अंदर एक। तो ये आप इसको देख के ट्राई कर लेना। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स जो इसमें रहते हैं, ये थोड़े अलग टाइप के हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 27th। इसमें क्या कहा गया है? इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं। देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी कॉम्यूट। कॉम्यूट करने का क्या मतलब होता है वो साथ में बता भी रखा है इसमें। अगर ए बी ए के इक्वल होगा। तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो इसने ये क्या क्या गिवन है इसमें? ए और बी सिमेट्रिक, ये तो गिवन ही है पक्का। जो शो दैट है इसमें देखो आप, ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ। आपका यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ आ रखा है। तो आपने अपना मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है +1 क्लास में, आपको पता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ को अगर आपने प्रूव करना होता है तो कैसे किया जाता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आप पहले इसको लेट करके चलोगे और ये प्रूव करोगे, और एक बार इसको लेट करके चलोगे और दूसरे को प्रूव करोगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले स्टेटमेंट्स को ऐसे ही प्रूव किया जाता है। मैं स्टेटमेंट यहाँ राइट करता हूँ। एक तो गिवन आपको क्या है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है तो डैट मीन्स ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज भी बी के इक्वल होगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, यानी कि ए इंटू बी इज सिमेट्रिक। और यहाँ इफ एंड ओनली इफ है। और इसके बाद क्या लिखा गया है? ए एंड बी कम्यूट। ए एंड बी कम्यूट। आप ये भी कह सकते हैं, देखो इसमें क्या था गिवन? ए एंड बी सिमेट्रिक, ए डैश ए होगा, बी डैश बी होगा। अब इसमें स्टेटमेंट जो लिखी गई है वो है ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। अब ए एंड बी कम्यूट की और में क्या लिखा गया है? ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि इसका मतलब यही है कि कम्यूट करने का मतलब यही होता है कि ए बी ए के इक्वल होगा। जबकि वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता ही है, आपको पता है कि ए बी ए के इक्वल हो ना हो ये कुछ ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे होल्ड करेगा। अगर ये होता है तो ये होगा, ये होता है तो ये होगा। ये आपको पता ही है फॉर ओनली क्या क्या सिस्टम होता है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेट करके चलेंगे पहले इसको। लेट ए इंटू बी इज सिमेट्रिक। अब अगर ए बी सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए बी के इक्वल होना चाहिए, है ना? क्योंकि जो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है उसका ट्रांसपोज खुद उसके इक्वल आता ही आता है। अब हमें प्रूव जो करना है वो ए बी को बी ए के इक्वल प्रूव करना है। हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल हो गया आपका, क्योंकि ए बी सिमेट्रिक गिवन है। अब ए बी का ट्रांसपोज बाय रूल कैसे ओपन किया जाता है वो पीछे से स्टार्ट होता है। वो आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा हुआ है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आप इसे लिखोगे एंड इट इज़ इक्वल टू ए बी, तो चल ही रहा है। इसी तरह बी ट्रांसपोज आपको पता ही है वो किसके इक्वल है? बी के, क्योंकि सिमेट्रिक गिवन थी बी मैट्रिक्स। और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के, तो इसको भी आप ए लिख सकते हो। तो आपके पास देखो वही रिजल्ट आ गया जो आपको प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव्ड। एक साइड प्रूव हो गई इसकी, तो दूसरी साइड हम स्टार्ट करते हैं। इसको लेट करके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। टू प्रूव
ए इंटू बी इज़ सिमेट्रिक। अब ये सबको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो उसी के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक होगी। यानी कि हमें यहाँ ओवरऑल करना क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज ए इंटू बी के ही इक्वल लेके आना है किसी तरीके से भी। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज हम स्टार्ट करते हैं करना। तो ये किसके इक्वल हुआ अकॉर्डिंग टू रूल, तो आप पीछे से स्टार्ट करोगे, देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये आपको गिवन ही है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। इसके बाद ये आपको स्पेशली गिवन था, ये लेट करके चले थे आपके ए बी ए के इक्वल है, तो मतलब आप बी ए के प्लेस पे भी लिख सकते हो, तो बी ए के प्लेस पे आपने क्या राइट कर लिया, ए बी। क्यों, क्योंकि गिवन है आपको इसमें, इस स्टेप में गिवन है ये स्पेशली, और ये तो पहले ही शुरू में गिवन था आपको, ये भी गिवन में लिख सकते हो। तो क्या प्रूव कर दिया आपने, ए बी का ट्रांसपोज ए इंटू बी के इक्वल प्रूव कर दिया, जिसका मतलब है ए इंटू बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसमें देख रहे हो कि एक को लेट कर दूसरा हो जाता है, दूसरे को लेट करो फर्स्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ जो है वो होल्ड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 28। वैसे ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसमें सिर्फ एक पॉइंट जो है, एक ही बात जो है वो स्पेशल ट्रिकी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद वो आप कर भी लोगे वैसे नॉर्मली। इसमें 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, देखो ए बी सी, और फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसने एक नई मैट्रिक्स फाइंड करने को कहा है आपको डी, जो इस स्टेटमेंट में प्रॉपरली फिट होगी, प्रॉपर इसको सेटिस्फाई करेगी। तो दैट मीन्स सी डी, सी मैट्रिक्स के बारे में हमें पता है, दैट मीन्स 2 5 3 8 इंटू डी। डी का हमें कुछ नहीं पता, अभी डी को मैं छोड़ देता हूँ या खाली छोड़ देता हूँ एक बार, इज इक्वल टू ए बी यानी कि 2 माइनस 1 7 3 4 इंटू बी यानी कि 5 2 एंड 7 4। तो ये गिवन है आपको। तो आपके पास देखो ये सी डी इंटू ए बी इक्वल गिवन है, और डी मैट्रिक्स आपको दी नहीं, उसने फाइंड आउट करने को कही है, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो सी डी माइनस ए बी का 0 होने का मतलब वही हो गया कि सी इंटू डी जो है वो ए इंटू बी के इक्वल है, क्योंकि आप इसको इधर लेके जा सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, सी डी इज इक्वल टू ए बी। तो डी मैट्रिक्स का प्लेस मैंने खाली छोड़ रखा है, तो उसका अभी हम फिल करते हैं। उसको कैसे, देखो आप ये देख रहे हो कि इनको मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ये 2x2 ऑर्डर है, ये भी 2x2 ऑर्डर है, तो आउटपुट मैट्रिक्स किसकी होगी, देखो 2x2 ऑर्डर की होगी। अब डी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं क्या होगा। यू नो दैट कि अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है तो ये जो चीज़ है ये मैच करनी ज़रूरी होती है। तो दैट मीन्स इसका 2 बाई समथिंग आएगा, ये तो मैच करना ज़रूरी है, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे तो पक्का 2 ही आएगा। अब ये क्या आएगा, आप देख रहे हो ये किसी मैट्रिक्स के इक्वल है जो खुद 2x2 ऑर्डर की है, तो दैट मीन्स इनको मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी आपको, 2x2 ऑर्डर की ही मिलेगी। जिसका क्या मतलब निकलता है यहाँ से कि दिस बाय दिस जो है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है मल्टीप्लाई का वो कहाँ से डिसाइड होता है, फर्स्ट एंड लास्ट से, क्योंकि जो आउटपुट मैट्रिक्स आती है वो फर्स्ट बाय लास्ट ऑर्डर की आती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगी वो 2 बाय दिस ऑर्डर की आएगी, बट ये दिस क्या चाहिए हमें, इसके अकॉर्डिंगली 2 ही चाहिए, तो ये भी 2 हो जाएगी। तो इसलिए इनका ऑर्डर जो है वो 2x2 ही होगा, सी डी का भी। तो डी की जगह हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, आप एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी लेट करके कर लो। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ एक्स वाई जेड ए इज़ इक्वल टू, मैं इसे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, चलो है ना, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 5 10, -1 इंटू 7 -7, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 4 -4, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 7 28 एंड 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 4 16। तो इसको करके देखते हैं अब। फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम 2x प्लस 5z, 2y प्लस 5a, 3x प्लस 8z, 3y प्लस 5 8a। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 10 - 7 3, 4 - 4 0, 15 + 28 is 43 एंड 6 + 16 is 22। तो ये इसके इक्वल मैट्रिक्स है।
तो इन मैट्रिक्स का इक्वल होने का क्या मीनिंग होता है कि लोकेशन वाइज एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी। तो दैट मीन्स ये दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 3 एंड सिमिलरली 3x प्लस 8z इज इक्वल टू 43। तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है या एलिमिनेशन मेथड है, उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ आप x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो, सॉरी x और z की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हो। इसी तरह y और a में भी दो इक्वेशंस हैं, तो 2y प्लस 5a किसके इक्वल होगा, 0 के। इसी तरह 3y प्लस 8a भी किसके इक्वल होगा, 22 के। तो ये भी इक्वेशंस जो हैं, दो इक्वेशन है, वही y और a दो वेरिएबल हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लो अलग से और इनको अलग से सॉल्व कर लो। तो आपके पास इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू -191 आ जाएगी और y की वैल्यू 77, सॉरी y की वैल्यू आएगी -110। इसी तरह यहाँ y की वैल्यू आएगी -110, वो इस साइड पे आएगी। और इसी तरह इसमें से जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी 44, और यहाँ जो z की वैल्यू है सॉल्व करने के बाद क्या आएगी 77। तो दैट मीन्स आपकी जो डी मैट्रिक्स है वो क्या आ गई, -191, -110, 77 और 44। ये स्टेप मैंने स्किप किया है क्योंकि ये सभी बच्चे कर सकते हैं, 10th में आपने अच्छे से किया हुआ है कि दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो x z और यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, y और a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। अब आपका जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो ओवर है, मतलब मिसलेनियस ओवर हो गई। तो दैट मीन्स आप इसकी जो एक्सरसाइज है उसको ट्राई करेंगे और जो प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस कर लेना पहले की तरह जैसे आप करते हो पहले। तो इसका जो चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स का वो सारा ओवर हो गया। तो इसके पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, पूरे चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।